अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे बुक का और द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाउंडेशंस ऑफ ग्रुप बिहेवियर। So in this slide of the first of the 9th chapter, we are going to discuss the definition of groups and the types of groups. We define group as two or more individuals interacting and interdependent who have come together to achieve particular objectives. यानी ग्रुप दो या इससे ज्यादा अफराद से मिलकर बनता है और ये लोग इसलिए इकट्ठे होते हैं बिकॉज उनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक गोल होता है, म्यूचुअल गोल होता है जिसको उन्होंने अकॉम्प्लिश करना होता है और उसी के लिए वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं बिकॉज उन्होंने अपना वो म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव करना होता है। ग्रुप्स कैन बी ईदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या हैं वो हम आगे रीड करते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। By a formal group we mean one defined by the organization structure with designated work assignments establishing tasks. In formal groups the behavior of team members should engage in and are stipulated by and directed towards organizational goals. The 6 members of an airline flight crew are a formal group. In contrast, an informal group is neither formally structured nor organizationally determined. Informal groups are natural formations in the work environment that appear in response to the need for social contact. 3 employees from different departments who regularly have lunch or coffee together are an informal group. सो फॉर्मल ग्रुप वो है जो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए बनाया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से उनको वर्क असाइनमेंट्स भी डेजिग्नेट करती है और उन वर्क असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए उनको टास्क्स भी असाइन किए जाते हैं। फॉर्मल ग्रुप में जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनका जो बिहेवियर है इट शुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने है एयरलाइन फ्लाइट क्रू की। अब एयरलाइन फ्लाइट पे कौन होता है? एक या दो पायलट्स होते हैं, कैप्टन होते हैं, इसके अलावा एयर होस्टेस होती हैं और इसके अलावा और भी क्रू मेंबर्स होते हैं। लेकिन ये क्रू मेंबर्स अपनी मर्जी से इकट्ठे नहीं हुए होते, इनको इकट्ठा इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने किया होता है क्योंकि उसके पीछे उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्होंने इस फ्लाइट को अपनी डेस्टिनेशन पर खैरियत से पहुंचाना है। पायलट का काम है कि उन्होंने उसको फ्लाई करना है प्लेन को और एयर होस्टेस का काम ये है कि जितने वहां पर लोग हैं जो कि फ्लाइट में बैठे हैं उनको अटेंड करना है। सो जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर जो 6 मेंबर्स कहे गए हैं ये एक एग्जांपल आपके सामने है कि अगर एक एयरलाइन फ्लाइट क्रू में 6 मेंबर्स हैं, क्योंकि 6 इसलिए बिकॉज हर फ्लाइट के लिए डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो इन 6 मेंबर्स जो कि एक ग्रुप की फॉर्म में इस वक्त काम कर रहे हैं वो एक फॉर्मल ग्रुप है बिकॉज इट इज मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द गोल और वो अपनी मर्जी से वर्क असाइनमेंट्स नहीं डेजिग्नेट कर लेते। एयर होस्टेस का जब दिल करे तो वो जाके जहाज नहीं उड़ाने लग जाएगी या अगर कैप्टन का दिल करे तो वो जहाज को छोड़कर आगे लोगों को अटेंड नहीं कर सकता। उनकी अपने डेजिग्नेटेड वर्क असाइनमेंट्स हैं जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन पर डेजिग्नेट किए गए हैं एंड दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली बिकॉज इन सब की जो म्यूचुअल एफर्ट है उसका रिजल्ट होगा कि जो फ्लाइट है वो डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी एंड दिस इज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम दूसरी जो बात करें वो है इनफॉर्मल ग्रुप की। इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्मल ग्रुप का टोटल ऑपोजिट है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया और ना ही उसमें कोई स्पेसिफिक वर्क असाइनमेंट्स डेजिग्नेट किए जाते हैं और ये भी जरूरी नहीं कि उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज वो सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं। अब इधर एक एग्जांपल दी गई है 3 employees from different departments who regularly have lunch or coffee together are an informal group। अगर ये तीनों एम्प्लॉयज
एक डिपार्टमेंट में काम करते होते या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते होते, और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फॉर एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट इनका एक ग्रुप बनाया जाता और उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए इनको मुख्तलिफ असाइनमेंट्स दिए जाते या मुख्तलिफ टास्क या ड्यूटीज असाइन की जाती, तो फिर इसको हम फॉर्मल ग्रुप कहते। क्यों? क्योंकि ऐसा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया गया और उसके लिए उनको वर्क असाइनमेंट्स या टास्क असाइन की गई। लेकिन ये तीन एम्प्लॉयज जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जब अपने लंच या कॉफी टाइम में फ्री होते हैं तो आके इकट्ठे बैठते हैं और चिट चैट करते हैं। दे डू नॉट डिस्कस any specific organizational project which could have been assigned to them by the organization, because ये एक informal group है, ये friends हैं, ये socially contact कर रहे हैं एक दूसरे से, socially interact कर रहे हैं, ये किसी specific project पर काम नहीं कर रहे। इसकी एक और आसान सी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसा कि आप अपनी क्लास में जब आते हैं तो आपके कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी नेचर मिलती होती है या मे बी वो एक एरिया से आए होते हैं, तो वो इकट्ठे बैठना शुरू हो जाते हैं क्लास में भी, और क्लास के बाद भी जब वो फ्री होते हैं तो वो इकट्ठे बैठ रहे होते हैं और गपशप लगा रहे होते हैं। सो ये जो गपशप लगाने के लिए इकट्ठा बैठना या क्लास में वैसे ही बैठ जाना, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है। लेकिन अगर मैं आपको एक टास्क असाइन करती हूँ, मैं आपको एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बनाने के लिए देती हूँ और उसके लिए मैं खुद से 5 या 6 स्टूडेंट्स का की मुख्तलिफ ग्रुप्स क्लास में बनाती हूँ और उसके अकॉर्डिंग, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको टास्क असाइन करती हूँ कि हर मेंबर ऑफ द ग्रुप ने ये काम करके लेकर आना है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ फॉर्मल ग्रुप, बिकॉज वो ग्रुप मैंने बनाया, आई एम दी अथॉरिटी ओवर हियर, और मैंने ग्रुप बनाया, तो वो एक फॉर्मल ग्रुप है। एंड यू आर वर्किंग टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट विच हैज बीन असाइन्ड बाय मी टू यू। सो दैट इज अ फॉर्मल ग्रुप, बिकॉज आप एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की वजह से इकट्ठे किए गए हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब आप अपनी मर्जी से इकट्ठे बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, सोशली इंटरेक्ट करते हैं, so that is going to be an informal group। बिल्कुल उसी तरह जैसा अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या हॉकी टीम किसी दूसरे कंट्री में मैच खेलने के लिए जाती है तो वहां पर वो एज अ फॉर्मल ग्रुप एक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके नेबर के या मोहल्ले के 4-5 लड़के मिलकर क्रिकेट खेलना शुरू हो जाते हैं तो वो एक इनफॉर्मल ग्रुप होगा। Second slide is about the stages of group development। जरूरी नहीं कि हर ग्रुप इन्हीं सिमिलर स्टेजेस से या इन्हीं 5 स्टेजेस से गुजरे, लेकिन अगर हम एक जनरल फ्रेमवर्क की बात करें तो हमारे पास ये 5 स्टेज ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल आता है कि किस तरीके से एक ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर कर फाइनली जो है वो एक ग्रुप डेवलप होता है, एज ए ग्रुप डेवलप होता है। So the first stage is forming, second is storming, third is norming, fourth is performing, and the last stage is adjourning। अब इनकी डिटेल्स हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। Stages of group development. The first stage, forming stage, is characterized by a great deal of uncertainty about the group's purpose, structure, and leadership. Members test the waters to determine what types of behaviors are acceptable. This stage is complete when members have begun to think of themselves as part of a group। तो पहली स्टेज जो कि ग्रुप डेवलपमेंट की है वो है फॉर्मिंग स्टेज, फॉर्म होना यानी किसी चीज का बनना। तो आप ये समझे कि जब कुछ मेंबर्स को या कुछ इंडिविजुअल्स को इकट्ठा कर दिया जाता है तो इनिशियली उनके अंदर एक झिझक होती है, एक हेसिटेशन होती है, बिकॉज वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से नहीं जानते, उनको नहीं पता कि एग्जैक्टली हमें जो प्रोजेक्ट दिया गया है हमने उसको कैसे पूरा करना है, कौन हमारा लीडर होगा और हम एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट करेंगे या कैसा हमारा बिहेवियर होगा। सो यहाँ पर जो कहा गया है टेस्ट द वाटर्स, तो टेस्ट द वाटर्स जो है वो यहाँ पर एज अ मेटाफोर इस्तेमाल किया गया है, बिकॉज अभी ये वो स्टेज है जिसमें आप अभी एक दूसरे को जान रहे होते हैं, अभी एक दूसरे की नेचर का, वर्क बिहेवियर का आपको अंदाजा नहीं होता, लेकिन दिस इज द नोइंग स्टेज एक्चुअली। और जब आप एक दूसरे को जान जाते हैं और आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ जी हम वी आर अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, तो वहां पर आप समझें कि ग्रुप बन जाता है। सो दिस इज द फॉर्मिंग स्टेज।
The second storming stage is one of intra-group conflict. Members accept the existence of the group but resist the constraints it imposes on individuality. There is conflict over who will control the group. When this stage is complete, there will be a relatively clear hierarchy of leadership within the group. जब आपका ग्रुप फाइनली फॉर्म हो गया, बन गया, मेंबर्स ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया एज पार्ट ऑफ द ग्रुप, लेकिन उसके बाद एक इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है. इंट्रा ग्रुप का मतलब है विद इन द ग्रुप. सो आपके ग्रुप मेंबर्स के बीच में ही एक कॉन्फ्लिक्ट या एक मसला चल पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल कि ग्रुप का लीडर कौन होगा. हो सकता है कि 2 या 3 ऐसे मेंबर्स हों जो कि ग्रुप लीडर बनना चाह रहे हो और उनके बीच में जो है यही मसला पड़ जाए, बिकॉज हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वांट वन पर्सन टू बी द लीडर while the other 50% want the other person to be the leader. सो यहाँ पर एक मसला चल पड़ा, एक कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ा. हालांकि आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि इन 6-7 लोगों से हमारा ग्रुप बन गया है, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं which those individuals have to come over. और जब ये स्टॉर्मिंग स्टेज खत्म हो जाती है तो आप समझें कि आपको एक क्लियर कट डेफिनेशन मिल जाती है ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू बी योर लीडर. इसको आप एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो आपके वो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं जो कि आपकी क्लास में बने हुए हैं, बॉयज के, गर्ल्स के, आपस में जो भी आप क्लास में इकट्ठे बैठते हैं या क्लास के बाद भी जो फ्रेंड्स इकट्ठे बैठ रहे हैं, तो वो तो एक इनफॉर्मल ग्रुप है. लेकिन लेट्स सपोज फॉर अ सर्टेन प्रोजेक्ट मैं खुद से आपके 6-7 लोगों के ग्रुप्स बना देती हूँ इन दी क्लास, और उनमें से मैं शफलिंग कुछ ऐसी कर रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो फ्रेंड्स हैं वो इकट्ठे एक ग्रुप में आ रहे हैं. देयर आर अदर स्टूडेंट्स इन योर क्लास जिनके बिहेवियर के बारे में अभी आपको सही तरीके से पता भी नहीं है, या आपको बिल्कुल एक वेग सा आइडिया है, आपकी इतनी ज्यादा उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है. तो जब आपकी ये अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है और जब आप एक दूसरे को देख लेते हैं और आपको पता चलता है कि भाई अब काम तो हमने ही करना है मिलके, ये प्रोजेक्ट हमें मिलकर फाइनली करना ही होगा बिकॉज अब हम एक ग्रुप बना दिए गए हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि ग्रुप में 2 या 3 ऐसे मेंबर्स हो जो कि अपने आप को एज ए लीडर उस ग्रुप का जो है वो साइन रखना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया ग्रुप में कि कौन लीडर बनेगा. तो ये आपकी स्टॉर्मिंग स्टेज है. The next slide, we will discuss the third stage of group development, which is the norming stage. In the third stage, close relationships develop and the group demonstrates cohesiveness. There is now a strong sense of group identity. This norming stage is complete when the group structure solidifies and the group has assimilated a common set of expectations of what defines correct member behavior. सो नॉर्मिंग स्टेज वो स्टेज होती है कि जब आपको पता चल गया कि ये हम ही 6-7 लोग हैं, अब हम चाहे ना चाहें टीचर ने ग्रुप बना दिया है, हमें तो काम करना है, और उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट भी आप में रेज हो गया कि हु इज गोइंग टू बी द लीडर, लेकिन एवेंचुअली वो भी आपने सॉल्व कर लिया, वेल एंड गुड. तो इसके बाद आप तीसरी स्टेज पर आ जाते हैं. अब तीसरी स्टेज वो है कि अब आपको एक दूसरे के बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, तो आपको एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस का भी अंदाजा हो जाता है. आपको पता चलता है कि ये ग्रुप मेंबर है हु इज स्ट्रॉन्ग एट प्रेजेंटेशन स्किल्स. सो जब हम ग्रुप बनाएंगे तो हम प्रेजेंटेशन का मेजर पोर्शन दे सकते हैं कि दिस इज द पर्सन who has such skills that he can go in the market or he can go in the place जहां पर भी आपने प्रोजेक्ट को कंडक्ट करना है, और वहां जाकर ये इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों से बातचीत करके अच्छे तरीके से कलेक्ट कर सकता है. सो आप उसको वो काम असाइन कर देते हैं. लेकिन ये उससे पहले की स्टेज है, बिफोर यू असाइन द वर्क, ये उससे पहले की स्टेज है, बिकॉज आपको एक दूसरे के बिहेवियर के साथ की एक्सपेक्टेशंस पता चल जाती हैं. आपको ये पता चल जाता है कि ये बंदा प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकता है, ये बंदा इंफॉर्मेशन अच्छी ढूंढ के ला सकता है, ये बंदा कुछ नहीं करेगा, इसको बस हमने डमी मॉडल अपना बना के रखना है, और ये बंदा है जिसके ऊपर सारा काम डाल दो, ये सारी ड्राफ्टिंग जो है वो यही कर लेगा. सो यहाँ पर आप देखें कि आपकी एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई, आपने एक्सेप्ट कर लिया दैट यू आर पार्ट ऑफ द ग्रुप, और इसके बाद आपके अंदर एक कोहेसिवनेस, एक
अटैचमेंट डेवलप होने लगी, आपने खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया एज अ ग्रुप, ठीक है। The fourth stage is performing. The structure at this point is fully functional and accepted. Group energy has moved from getting to know and understand each other to performing the task at hand. जो हमारी नॉर्मिंग स्टेज थी, यानी कि परफॉर्मिंग से पहले की स्टेज थी, वो बेसिकली वो स्टेज थी जिसमें वी गॉट टू नो ईच अदर एंड वी अंडरस्टूड ईच अदर्स बिहेवियर, और हमें पता चल गया हु इज गुड एट विच वर्क, किसकी क्या स्ट्रेंथ्स है, किसकी क्या वीकनेसेस है, और किस तरीके से हम इनको यूज करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। सो पिछले स्टेज में, नॉर्मिंग स्टेज में, जब रिलेशनशिप्स डेवलप हो गई, आपने अपने आप को, अपने मेंबर्स को विद दैट ग्रुप आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, और आपको पता चल गया अबाउट द बिहेवियर ऑफ एवरी पर्सन, यू गॉट टू अंडरस्टैंड एवरीबडी। तो उसके बाद अगली स्टेज आती है परफॉर्मिंग, जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ दैट प्रोजेक्ट गोल्स इज गोइंग टू बी फंक्शनल, बिकॉज अब आप एक दूसरे को जान चुके हैं, यू अंडरस्टैंड ईच अदर वेल, अब काम का वक्त आ गया। सो जो आपके बिहेवियर की एक्सपेक्टेशंस थी, उसके मुताबिक आपने हर ग्रुप, जो ग्रुप लीडर है, उसने हर ग्रुप मेंबर को काम असाइन करने शुरू कर दिए फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। Coming to the last slide of this chapter and the last stage of group development after forming, storming, norming and performing. This is the adjourning stage. Adjourning का मतलब होता है किसी भी चीज को डिले करना, किसी चीज को मुलतवी करना। यूजुअली जो परमानेंट वर्क ग्रुप्स होते हैं, वहां पर परफॉर्मिंग इज द लास्ट स्टेज। क्यों? बिकॉज उनका जो मकसद होता है वर्क ग्रुप्स का, बेसिकली वो होता है कि जब तक उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो जब उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उन्होंने सारी टास्क या ड्यूटीज जो हैं वो परफॉर्म कर ली, तो वहां पर डेवलपमेंट खत्म हो गई। लेकिन सिंस ये परमानेंट वर्क ग्रुप्स हैं, तो फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर दे विल बी एबल टू वर्क अगेन टुगेदर। लेकिन जहां पर टेम्पररी वर्क ग्रुप्स होते हैं, जो कि किसी वक्ती तौर पर या किसी वक्ती प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठे किए जाते हैं, तो उनमें एडजॉर्निंग स्टेज भी होती है, बिकॉज ये वो स्टेज है कि जिसमें आप सब कुछ वाइंड अप कर रहे होते हैं। व्हेन यू वाइंड अप थिंग्स, तो आपके कुछ ऐसे ग्रुप मेंबर्स होंगे जो अपने ग्रुप की सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट पर बड़े खुश होंगे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि थोड़ा सा डिप्रेशन फील कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जो रिलेशनशिप या जो फ्रेंडशिप बनाई होगी इतने पीरियड में, ग्रुप में काम करते हुए और प्रोजेक्ट के ऊपर परफॉर्म करते हुए, सो वो उस चीज को मिस करने लग जाएंगे। I will read this for you. For permanent work groups, performing is the last stage in development. However, for temporary committees, teams, task forces, and similar groups that have a limited task to perform, the adjourning stage is for wrapping up activities. Some group members are upbeat, basking in the group's accomplishments. Others may be depressed over the loss of friendships gained during the work group's life. बिल्कुल उसी तरह जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं और आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके ग्रुप्स बनना शुरू हो जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा वर्क ग्रुप से हटकर बात करना शुरू कर दें, या ऐसे भी हो सकता है कि आपका वर्क ग्रुप बनाया गया हो लेकिन उसमें आपकी रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप बहुत अच्छी डेवलप हो गई हो। सो यूजुअली अगर मैंने आपका कोई ग्रुप बनाया है फॉर कंप्लीटिंग दी प्रोजेक्ट, तो वंस यू हैव ऑन द प्रोजेक्ट, इट हैज बीन फाइनलाइज्ड, तो उसके बाद वो वर्क ग्रुप तो खत्म हो गया। इसके बाद आप अपने इनफॉर्मल ग्रुप्स को दोबारा से ज्वाइन इन कर सकते हैं। तो वो टेम्पररी ग्रुप्स हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी ग्रुप की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, आपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाया, तो कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जो दे वुड बी वेरी प्राउड एंड दे वुड बी वेरी हैप्पी कि आप सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, जो एंड रिजल्ट था आपका प्रोजेक्ट, इट वाज ग्रेडेड वेरी वेल। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी हो जो कि उस फ्रेंडशिप को या उस वर्क एनवायरनमेंट को मिस कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपने फर्क ये ध्यान में रखना है कि जो एडजर्निंग स्टेज है, इट इज एक्चुअली द वाइंडिंग अप, द रैपिंग अप स्टेज, एंड दिस इज मोर कॉमन इन द टेम्पररी वर्क ग्रुप्स। लेकिन जो परमानेंट वर्क ग्रुप्स होते हैं, वो जब एक टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं, एक प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर लेते हैं, तो वक्ती तौर पर देयर वर्क इज स्टॉप, बट दे रिमेन वर्किंग एज अ वर्क ग्रुप। वो उसके बाद फिर किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर देते हैं, तो दोबारा से उनकी वही स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट चल पड़ती हैं। तो जब एक परमानेंट वर्क ग्रुप बन गया,
तो उसमें फिर उस तरीके से स्टेजेस कवर भी नहीं होंगी, बिकॉज उनको पहले से पता होगा, वो पहले से एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर रहे होंगे, उनको पता भी होगा कि एक दूसरे की बिहेवियर क्या है, उनसे उनकी एक्सपेक्टेशंस का भी पता होगा और काम के बारे में भी पता होगा। लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो काम की परफॉर्मेंस के बाद वो चाहें कि वर्क ग्रुप में कोई चेंज भी आ जाए। सो परमानेंट वर्क ग्रुप्स जो होते हैं वो परफॉर्मिंग की स्टेज तक रहते हैं, लेकिन जो आपके टेम्पररी वर्क ग्रुप्स होते हैं वो आगे एडजर्निंग स्टेज तक कंटिन्यू होते हैं। So this was the last slide of the chapter 9 and it's a very easy chapter. I hope आपको इसमें कोई problem नहीं होगी. I'm going to send you the reading material as well along with these slides, and if you have any problem you can always contact me.